तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस समय आ रही है पीआईबी की तरफ से, जैसे कि आपको पता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो दोस्तों इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है आप लोगों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आखिर इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में क्या होने वाला है आने वाले समय। और दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव है भारत के, खासकर आपके क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो आपको मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर देखिए सब लोगों ने बताया कि इसमें क्या होने वाला, तो मैं आपको लेकिन इसमें ये बताऊंगा कि आखिर इसकी खामियां क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें, और इसके बाद इसमें खामियां बताऊँगा कि आखिर क्या कमी है जिसको लाकर गवर्नमेंट हमारे साथ ये पक्षपात कर रही है। और इसका और जो वर्तमान में चल रहा है इसमें खास कोई अंतर मुझे नहीं दिखता है। अगर हाँ बस वही है कि नए नियम आते हैं तो उससे पता चलेगा कि आखिर क्या इसमें बदलाव है, लेकिन जितना अभी समझ में आया है तो ये धोखा है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों, ये CET एग्ज़ाम रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर रिसीव रिक्वायरमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स निकलती हैं दोस्तों उसमें जैसे कि आपको पता है कि SSC, रेलवे और IBPS ये 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम्स कराती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जगह अब पहला जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। और इसमें एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 12 लैंग्वेज, यानी 12 लैंग्वेज पर आधारित होगा। 12 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज पर ये एग्ज़ाम होगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट अप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का यहाँ पे क्या कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान समय में होता क्या है कि कैंडिडेट सीकिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैव टू अपीयर फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट। कैंडिडेट हैव टू पे फीस to multiple recruitment agencies and also have to travel long distances for appearing in various exam। यानी गवर्नमेंट का आपको पता है कि SSC, रेलवे, IBPS अलग अलग अपना एग्ज़ाम लेती हैं, ठीक है। अलग अलग एजेंसियां इसका पेपर कराती हैं, ठीक है। और बच्चों को फ़ीस अलग अलग देखते हैं, बैंक की फ़ीस कितनी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और साथ ही इसमें आपको पता है जैसे आपका पता चलता है कि बैंक का पेपर है, आपको पता चल रहा है 1000 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग, ठीक। इसके बाद इसमें आगे लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स आर एडवर्टाइज्ड एवरी ईयर फॉर विच 2.5 करोड़ एस्पिरेंट अपीयर इन वेरियस एग्जामिनेशन। अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड एनेबल दीज कैंडिडेट्स टू अपीयर वंस एंड अप्लाई टू एनी और ऑल ऑफ दीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर द हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक। इसका मतलब है कि हर साल देखते हैं आपके 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार की बात हो रही है दोस्तों। और लगभग 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स जो कि इन अलग अलग एग्ज़ाम्स में अपीयर होता है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और जो देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्या करेगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर एक ही एग्ज़ाम देना है, यानी IBPS, PS या रेलवे या आपके क्या कहते हैं SSC कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए एक ही पेपर देना होगा, ठीक है। अप्लाई टू एनी और ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स एजेंसीज फॉर द हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, द NRA will conduct the common eligibility test for recruitment for non-gazetted post in government and public sector banks, ठीक है। नॉन गजेटेड का मतलब है जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको हटा कर देखिए UPSC जो लेता है वो गजेटेड पोस्ट होती हैं, ठीक है। इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक से दिस टेस्ट एम्स टू रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज फॉर सिलेक्शन टू गवर्नमेंट जॉब्स एडवर्टाइजली ईच ईयर विद सिंगल ऑनलाइन टेस्ट। इसका मतलब यह है जो देखिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनकी जगह दोस्तों एक ही टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देना है ये केवल जो प्री होगा ये एक ही टेस्ट होगा। इसके बाद जो एक और पेपर अगर SSC चाहती है स्पेशल कोई कि मैं अपने तरफ से योग्यता वाला पेपर कराना चाहती हूँ तो वो करा सकते हैं, रेलवे चाहता है तो वो भी अपना पेपर करा सकता है, IBPS चाहेगी तो भी अपना पेपर करा सकती है, ठीक है। लेकिन ये प्री एग्जाम जो होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक। इसके बाद देखिए इसके फीचर्स क्या होने वाले हैं दोस्तों। द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ट्वाइस इन ईयर, यानी एक साल में 2 बार ये पेपर होगा, ठीक है। देयर विल बी डिफरेंट सीट्स फॉर ग्रेजुएट लेवल। इसका मतलब ये है दोस्तों आपका 10th के लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग होगा और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए दोस्तों ये अलग होगा, ठीक।
इसमें द CET विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज, यानी भारत की 12 भाषाओं में ये पेपर होगा, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। इसके बाद इसमें आपके क्या कहते हैं, टू बिगिन विद CET विल कवर रिक्रूटमेंट्स मेड बाय 3 एजेंसीज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक। इन 3 को अभी ये कवर करेगा, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले समय में दिस विल बी एक्सपेंडेड इन अ फेज्ड मैनर, ठीक है। आने वाले समय में ये और ज़्यादा प्रसार किया जा सकता है। अलग अलग एजेंसियाँ जैसे DRDO है दोस्तों आपका, ये सब चीज़ें एजेंसियाँ हैं जो इसरो की हो गई, ये सब भी जुड़कर इसी में आ जा सकती हैं और इनका भी एक ही पेपर होगा, ठीक। इसके बाद CET विल बी हेल्ड इन 1000 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया in to bid remove the currently prevalent urban bias. There will be examination center in every district of the country. There will be a special thrust on creating examination infrastructure in the 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। इसका मतलब दोस्तों ये है, जैसे आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम होते हैं जो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन CET के तहत क्या होगा कि 1000 एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे पूरे भारत में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी रखा जाएगा अर्बन एरिया जो आता है, ठीक है, छोटे छोटे कस्बे जो आते हैं, इन पर ध्यान दिया जाएगा कि ताकि हर एक ज़िले में सेंटर हो, ठीक है। और जो पिछड़े ज़िले हैं उन पर खासकर ध्यान दिया जाने वाला है। ये देखिए आप देख सकते हैं 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, इनमें भी आपका क्या कहते हैं सेंटर बनाया जाएगा, ठीक। CET will be a first level test to shortlist candidate and the score will be valid for 3 years। देख सकते हैं CET will be a first level टेस्ट, यानी प्री एग्ज़ाम होगा। इसके बाद स्पेसिफिक कोई पेपर कराना चाहता है मेंस के लिए तो वो अपना करा सकती है, ठीक। इसके बाद है दोस्तों देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय अ कैंडिडेट टू अपीयर इन द CET सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स एज पर एग्जिस्टिंग रूल विल अप्लाई, ठीक। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसमें जो है आपका कोई भी CET एग्ज़ाम देने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी बार दे सकते हैं। आप एग्ज़ाम्स को जब तक आपके क्या कहते हैं एज लिमिट नहीं हो जाती तब तक आप इस एग्ज़ाम्स को देते जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ की एज रिलैक्सेशन जो SC ST और OBC कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन मिलता जाएगा, ठीक। एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स, रिमूव द हैसल फॉर अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स। इसमें सबसे ज़्यादा आराम यही हो जाएगा कि आपके मल्टीपल एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंगल एग्जामिनेशन फीस वुड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन द मल्टीपल एग्जाम्स इम्पोज, ठीक है। आपको मल्टीपल एग्जाम्स जो अलग अलग फीस देनी पड़ती थी वो नहीं देनी पड़ेगी, ठीक। सिंस एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इट विल सब्सटेंशियली सेव ट्रेवल एंड लॉजिंग कॉस्ट फॉर द कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन इन दियर ऑन डिस्ट्रिक्ट वुड encourage more and more women candidates also to apply for government jobs, ठीक है। हर एक ज़िले में अगर ये व्यवस्था कर दी जाएगी तो इससे होगा क्या कि जो आपका बर्डन होता है इकोनॉमिकली वो आपका कम होगा, ठीक है। आपका खर्च कम आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था हो जाएगी तो ये वुमेन कैंडिडेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा गवर्नमेंट जॉब्स में आपके क्या कहते हैं फॉर्म को अप्लाई करने में और पेपर देने में, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर और अ सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी आपको केवल एक ही जगह आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट क्लैशिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट, और सबसे बड़ा आराम ये होगा कि आपके एग्जामिनेशन डेट्स की कोई भी क्लैशिंग होने की बात नहीं आएगी, ठीक है। आपको क्योंकि एक ही एग्जाम देना होगा, ठीक। इसके बाद एडवांटेज जो बताया गया है, रिमूव द हैसल ऑफ कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी या स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। या आपको कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी जो पेपर होता है उसके लिए जो टेंशन रहती है वो आपको नहीं होगी अब, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं की। और दूसरा इसमें है ड्रस्ट्रक्टली रिड्यूसेस द रिक्रूटमेंट साइकिल। आपको सबसे ज़्यादा आराम होगी, देखिए 2 बार केवल पेपर होगा तो आपको ये नहीं होगा कि अभी मेरा SSC का प्री है, इसके बाद आपको पता चल रहा है रेलवे का प्री है, इसके बाद आपको पता चलता है कि IBPS का जो पोस्ट निकले उसका प्री है, तो आपको अलग अलग नहीं देना होगा, एक ही निकलेगा, ठीक। इसके बाद आएगा ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन एग्जामिनेशन पैटर्न। इसमें एक स्टैंडर्ड लिया जाएगा, एक ही एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सबके लिए लागू होगा, ठीक है। रिड्यूसेज कॉस्ट फॉर डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज ₹600 करोड़ सेविंग एक्सपेक्टेड, ठीक है। इससे होगा क्या कि देखिए जो अलग अलग एजेंसियां हैं लगभग 600 करोड़ इससे बचाए जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट का प्लान है कि प्रोवाइड आउटरीच एंड अवेयरनेस facility to assist candidates in rural and far-flung area to familiarize them with the online examination system, ठीक है। इससे होगा क्या है दोस्तों, इसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि 24 घंटों के लिए 7 दिनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दोस्तों आपका दिया जाएगा, ताकि आप कोई भी अपनी क्वेरी कंप्लेंट्स और दर्ज कराना चाहते हैं तो आप वहाँ दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर से सिस्टम से जो गरीब बच्चे हैं,
छोटे गांव कस्बे के वो भी उस चीज़ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी इन अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। इट विल बी हेडेड बाय अ चेयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसका जो एक चेयरमैन दोस्तों बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक का होगा, ठीक है। इट विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये आपके क्या कहते हैं, देखिए एसएससी आपके क्या कहते हैं एसएससी की जो मिनिस्ट्री आती है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड अ सम ऑफ रुपीज़ 1570.57 करोड़, लगभग दोस्तों 1570 करोड़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए दोस्तों आपके जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। ये 3 सालों के लिए ये रुपया आपका जारी किया गया है, ठीक है। इट इज़ इन्विंस्ड दैट द एनआरए वुड बी अ स्पेशलिस्ट बॉडी ब्रिंगिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू द फील्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है। इससे आपके दोस्तों ये है कि आपके क्या कहते हैं एनआरए से अगर आपके क्या कहते हैं स्टेट भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी अपनी बॉडी को जोड़ सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि मैं इसको आपकी जो कमियां हैं वो बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत अभी अब देखिए जितना इन्होंने जारी किया उससे एक चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए मान लीजिए 10th वाला जो बच्चा है और 12th वाला है और आपका ग्रेजुएशन वाला है, समझ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में भी 10th का भी कोई भी आपके क्या कहते हैं देख सकते हैं ग्रुप डी का निकलता है, उसमें दोस्तों आपके बीएससी, एमएससी, पीएचडी किए हुए लड़के भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे मेरिट हाई जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए 12th वाले में भी इसी तरह है, वहाँ पर भी देखिए आप एमएससी, बीएससी जो भी किए हैं, बीटेक किए लड़के उसमें डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों कर दिया जाएगा, देखिए 90% श्योर है कि देखिए इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ही। जब देखिए सेंट्रल की नौकरी है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट होगा ही, तो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। आप ये बताइए 10th का जो बच्चा है और जो 12th का बच्चा है वो नॉर्मली देखिए आप देखते हैं रेलवे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, डीआरडीओ वगैरह जैसे हो गए, कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिनमें आपकी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो उसमें कंपलसरी हो जाएगा कि आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा। और देखिए सेंट्रल की जॉब है तो पक्का इंग्लिश का पेपर होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है, देखिए वर्तमान में भी ऐसा ही है कि मेरिट हाई हो जाती है। जो गरीब घर से है, जो गाँव से है, जो कस्बों से छोटे छोटे, वो फाइट नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ी दिक्कत देखिए ये मात्र 2 बार होगा साल में, समझ रहे हैं, 2 बार साल में होगा मात्र। लेकिन आप देखिए और अभी जो वर्तमान में मान लीजिए देखिए किसी का एसएससी का पेपर एसएससी का नहीं निकल पाया, लेकिन वो आपके क्या कहते हैं रेलवे का आरआरबी का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, आरआरबी को क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, क्योंकि आरआरबी का पेपर थोड़ा सा हल्का रहता है, उसमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। लेकिन जब एक ही जगह आप सबको ले आएंगे तो बस वही है, खिचड़ी पकेगी उसमें, ठीक है। आप 10th के लिए भी, 12th वाला भी और आपका क्या कहते हैं ग्रेजुएशन वाले भी, सब कुछ जब मिल जाएगा तो क्या अंतर रह जाएगा। देखिए 10th 12th अलग है वो अलग बात, लेकिन जो 10th का एग्ज़ाम होगा तो उसको क्या जब बीएससी वाला भी अप्लाई कर सकता है तो बात क्या है, वही तो हो गया। बस यही है, देखिए बड़ा जो होगा जो ऊपर चला जाएगा वो नीचे के सब पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी 10th पास करके आया है बताइए, वो तो पहली बात तो वो अपनी ही योग्यता को पाले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके वो अपने ऊपर वालों को सीट तो नहीं मारेगा, लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो छोटे वाले की सीट खा जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ कमियाँ हैं, अब देखते हैं जब पूरा नियम आता है तो आखिर क्या होने वाला है, ठीक है। आप भी अपनी सोच ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो भी सवाल हैं बताइए, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।